जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 14 पेपर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उनका सॉल्यूशन है वो हमने 14 क्लासों में कंप्लीट कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 24 अगस्त 2022 को जो तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उस पेपर का आज इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में क्लास को, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर पारी है, ये तीसरी पारी है। पहला क्वेश्चन है, 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में प्रशासन के कितने स्तर होते हैं? तो प्रशासन के 3 स्तर होते हैं भी इसमें। प्रशासन के कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच में सही संबंध आपको बताना है, क्या होगा? तो दर्पण सूत्र से अपन इसको सोल्व करेंगे। जैसे दर्पण सूत्र आपको पता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस में 1/v होता है v, ये दर्पण सूत्र होता है। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लें अपन, यहाँ से एलसीएम ले लें तो एलसीएम अपने पास में uv आ जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे v बच गया, और v से v कैंसिल हो गया तो यहाँ पे u बच गया। ये किसके बराबर आया है? तो 1/f के बराबर आया है। 1/f बराबर ये हो गया। अब अपने को क्या है, f का मान चाहिए। f का मान चाहिए तो अपने को f चेंज करना पड़ेगा। f को पलटेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो आगे वाली संख्या भी पलट जाएगी। तो आगे वाली संख्या है वो हो जाएगी अपने पास में uv अपॉन में v प्लस में u, ये हो जाएगी। अब आपको पता है भी जो फोकस दूरी और त्रिज्या होती है उसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है 2f। r बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मैं दोनों तरफ है वो 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा और ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। बराबर में है तो ये दोनों कट भी सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन अपना काम यहां से निकल जाएगा। अब देखो भी 2f बराबर क्या हो गया, ये हो गया 2uv अपॉन में v प्लस में u हो गया। अब 2f को मैं क्या लिख सकता हूं, 2f को मैं r लिख सकता हूं, तो 2f की जगह मैं r लिख दूं तो r बराबर क्या है, अपने को रिलेशन r में लेके आना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2uv अपॉन में क्या आ जाएगा, v प्लस में u आ जाएगा। तो ये अपने पास में इसका रिलेशन बन जाता है, यानी आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अभी नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन की पावर 4 थीटा प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों को एक साथ में अलग अलग इसको हल कर लेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन की पावर 4 थीटा है, इससे कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से हमारे पास में साइन की स्क्वायर 4 थीटा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस में ये बचेगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या है 1 अपॉन में क्या है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहाँ पे है ही, माइनस का आपने 10 की पावर 10 स्क्वायर थीटा माइनस में 10 की पावर 4 थीटा से आप 10 की स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। तो आपने माइनस का भी साथ में कॉमन लिया है और 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 1 बच गया, और यहाँ पे ये माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो गया। प्लस में ये क्या बन गया 10 स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। अब अलग अलग अपन भाग करेंगे,
तो इसमें भाग करेंगे अलग अलग में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से ये रिजल्ट यहाँ से कट जाएगा। या मैं अलग अलग इसको लिख देता हूँ, इसके बाद में फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा और ये है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, आप जानते हैं कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लगा के भाग देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं एक के अंदर भाग दूंगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने इसको क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। बस इतना सा चेंज किया, प्लस में एक में भाग देंगे, और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने इसको एक में भाग दूंगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का, तो मैंने इसको क्या बना के लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप लिखो सेक स्क्वायर थीटा और बीच में यहाँ पे माइनस है, और इसमें भाग देंगे टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो टेन स्क्वायर थीटा सेम का सेम रहेगा, 1 प्लस में ये बनेगा आपके पास में टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा, इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1/cos, 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो इसको हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। 1/sec क्या होता है, कॉस होता है, तो हमने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखो अपन क्या करते हैं, इस टेन को इस साइड में लेके जाते हैं, टेन को इस साइड में लेके जाते हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा, दूसरी सर्वसमीका से माइनस में ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्रथम सर्वसमीका से एक रिजल्ट देता है, और ये है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या रिजल्ट देता है, एक देता है दूसरी सर्वसमीका से। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से करना है, तीनों सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए, और तीनों सर्वसमीका है ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद होंगे नॉर्मल, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भी इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है 2πr और r प्लस में h होता है, 2πr r प्लस में h होता है। तो यहाँ पे 2 पाई का मान आपको रखना नहीं है क्योंकि आंसर है वो पाई में दे रखा है, और इनटू पाई r का मान आपको कितना रखना है, 7 रखना है, और यहाँ पे और r 7 है प्लस में ऊंचाई है वो 15 है। तो यहाँ पे 2 7 14, 14 पाई हो गया बाहर, तो ठीक है। अंदर आप 15 में 7 ऐड करोगे, 7 और 5 12, और उसके बाद में यानी 15 और 7 22 हो गए। अब 22 को यानी 14 2 28, 14 2 28 और 2 30 यानी 308 पाई आ गया। 308 पाई आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है भी 2 पाइप हैं ए और बी, एक 1000 लीटर की टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो वे 1800 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितने समय लगेगा या फिर कितने घंटे लगेंगे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ए की धारिता निकाल लो आप और बी की धारिता निकाल लो। यानी ये 1000 लीटर की कोई टंकी है, इसको मैं मानता क्या हूँ, इसमें दे रखा है भी 1000 लीटर की टंकी है, ए है वो 5 घंटे में भरता है, तो ये इसकी धारिता आ गई, वो क्षमता आ गई ए की। और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो बी की क्षमता हो जाएगी 1000/6, 1000/6, ये बी की क्षमता होगी। यानी कहने का मतलब है भी ए है वो 1000/5, 1000/5 लीटर पानी है वो 1 घंटे में डालता है, और बी है वो 1000/6 है, वो 1000/6 लीटर 1 घंटे में पानी डालता है। यदि उन्हें साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोलना, अब एक साथ खोलने के बाद में वो क्या करते हैं, 1800 लीटर की टंकी है वो उसको कितने घंटे में भर देंगे। तो एक साथ खोलने पर 1 घंटे में वो कितना पानी डालते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो इनको ऐड कर दो, जोड़ोगे
तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा इसका, आप 30 एलसीएम ले लो, 5 6 30, तो ये हो जाएगा 6000 और प्लस में और 6 5 30, ये हो जाएगा 5000। तो ऊपर कितना आ गया, 11000 आ गया। ऊपर कितना आ गया, 11000 आ गया। मैंने इसको डिवाइड क्यों नहीं किया, डिवाइड इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये तो डिवाइड पूरा पूरा हो जाता भी, इसमें तो 200 आ जाता पर लीटर, पर घंटे का 200 आ जाता। यहाँ पे है वो आपका थोड़ा सा झंझट बनता भी, जैसे ये आता यानी 166.66 इस प्रकार से आता, तो इसीलिए मैंने इसको डिवाइड नहीं किया है। अब देखो भी ये क्या हो गया, 6 और 5 11, 11000 बटे 30, अब 0 से 0 काट तो 1100 अपॉन में 3 आ गया। 1100 अपॉन में 3 ये क्या आया है, तो ये 1 घंटे की कैपेसिटी आई है, 1 घंटे की क्षमता आई है ए और बी की, ए और बी की 1 घंटे की क्षमता आ गई भी। 1 घंटे में 1100 बटे 3 लीटर पानी डालते हैं। आपको कितना लीटर पानी डालना है, तो 1800, तो 1800 में 1 घंटे की धारिता, 1 घंटे की क्षमता का आप क्या कर दो, भाग दे दो, तो यहाँ से अपॉन में 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो और 18 3 54, 54 बटे क्या आ जाएगा 11, 54 बटे 11 घंटे के अंदर है वो 1800 लीटर की टंकी है, उसको भर देंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। तो यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। यानी CFC है ये ओजोन को क्या कर रही है, नाश कर रही है, ओजोन का क्षय कर रही है, ठीक है, उसको हानि पहुंचा रही है। तो ये क्या करेगा, जो ओजोन अणुओं के साथ जो अभिक्रिया कर रहा है उनको क्या करेगा, अभिक्रिया करने वाले जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके निर्गमन को कम कर देगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी कुल तत्व कितने हैं, कुल एलिमेंट कितने हैं, और जिसमें से आपको बताना है भी तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रिया के माध्यम से आपको बतानी है कितनी है। तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट है वो 118 है, ठीक है। इसमें से जब रेलवे ने ये एग्जाम लिया था उस समय है वो ये, उस समय कितने थे भी, उस समय ये रेलवे ने उस समय 94 तो आपके नेचुरल थे, प्राकृतिक तत्व थे, और 24 है वो क्या थे, कृत्रिम थे। लेकिन अब है वो 98 तो प्राकृतिक हो गए हैं और 20 क्या हो गए, कृत्रिम हो गए। तो अब जो फिलहाल जो वर्तमान में जो डाटा है वो ये है भाई, ठीक है। 118 टोटल है जिसमें 98 है वो प्राकृतिक है और 20 है वो आर्टिफिशियल है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है। ये तो आप आसानी से बता सकते हैं भी वर्त एक चतुर्भुज नहीं है, बाकी समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज ये तो चतुर्भुज है, लेकिन वर्त एक चतुर्भुज नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 6 डिब्बे ABCDE और F एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किए गए हैं, किंतु उनका ये क्रम नहीं है। B को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है, B को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है, एक ऊपर और है B के। केवल D को A और B के बीच में रखा गया है, केवल D को A और B के बीच में रखा गया है। E है वो D के नीचे किसी स्थान पर है, नीचे जस्ट नीचे नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है भी D के नीचे किसी भी स्थान पर हो सकता है। E है वो D के नीचे किसी भी स्थान पर हो सकता है, तो अपन यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे E और D के बीच में केवल एक डिब्बा है, E और D के बीच में केवल एक डिब्बा है, तो E फिर यहाँ पे आएगा भी, नीचे आएगा, और E और D के बीच में केवल एक डिब्बा रखा है। आगे क्या बोला है इसने, F सबसे निचले स्थान पर नहीं है, F है वो सबसे निचले स्थान पर नहीं है। तो टोटल कैंडिडेट है कितने, टोटल 6 हैं, जिसमें से एक ऊपर है, 2 3 4 5 आगे, और F नीचे नहीं आएगा, F है वो यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ पे F कहाँ पे आएगा, फिर 2 ही कंडीशन बची है, या तो ऊपर आ सकता है या फिर नीचे आएगा नहीं, तो F ऊपर आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है भी कौन सा डिब्बा नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो एक डिब्बा नीचे आएगा, यहाँ पे एक डिब्बा नीचे आएगा, तो नीचे से दूसरे स्थान पर ए आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक पिता
की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में आयु बतानी है। तो यहाँ पे एक पिता की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो मैंने पुत्र की आयु है वो 1 मान लिया, 1 है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 7 गुनी है तो 7 हो जाएगी, यानी ये रेशियो बन गया 7:1। अब से 3 वर्ष बाद में उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी, तो ये पुत्र की 1 है तो ये 5 गुनी यानी 5 हो जाएगी। अब इस रेशियो को आपको सही बनाना है, रेशियो को सही बनाना भी, इनके बीच में तो कोई डिफरेंट है नहीं और इनके बीच में डिफरेंट 2 का आ रहा है, तो इस रेशियो को सही बनाने के लिए ऊपर वाले का अंतर देखो और नीचे वाले रेशियो का अंतर देखो। नीचे वाले रेशियो का अंतर है वो है 4 का और ऊपर वाले रेशियो का अंतर है वो है 6 का। तो ऊपर वाले से नीचे वाले को गुणा कर दो और नीचे वाले का ऊपर वाले से गुणा कर दो, तो यहाँ पे इस अंतर का ऊपर वाले से गुणा करोगे तो ये 28 और 4 आ जाएगा, और इस अंतर से नीचे वाले अनुपात को गुणा करो तो 6 5 30 और 6 ये आ जाएगा। तो अपने पास में अब देखो 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है और इधर भी 2 का अंतर आ रहा है, तो ये अपने पास में काम नहीं आएगा, अब रेशियो नया वाला रेशियो काम में लेंगे। तो अब इसने क्या बोला है भी 3 वर्ष बाद, लेकिन हमारे अनुसार तो 2 का अंतर है, 2 वर्ष का है, लेकिन वो बोल रहा है 3 का, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। अब इसने बोला क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है और वर्तमान आयु का रेशियो ये है, 2 बराबर 3 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3/2, 3/2। आपको 28 का अनुपात बताना है, तो 28 का अनुपात बताओगे तो 28 का मान बताओगे 2 1 2 और 14 2 28 और 14 3 42, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 42, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन है 9 10, इस प्रकार से लिखा है 9 10 22 69 और फिर आ रहा है 280। अब इसका अंतर निकाल लो, यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे देखो भी कितने का अंतर है, तो यहाँ पे 2 और 1 12 का अंतर है। यहाँ पे देखिएगा कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे देखो भी मैंने 9 को 1 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 9 एकम 9 और 1 10 हो गया। 10 को 2 से गुणा करूं और 2 जोड़ दूं, 10 2 20 और 2 22। 22 को मैं 3 से गुणा करूं और 3 ही जोड़ दूं, 22 3 66 और 3 69। अब 69 को मैं 4 से गुणा करूंगा और 4 ही जोड़ दूंगा, और इसी प्रकार से 280 को 5 से गुणा करूंगा तो 0 और 8 5 40 4 और 5 2 10 और 10 और 4 14 और 5 ही ऐड कर दूंगा तो 1405, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 1 से पहले 1 से गुणा किया, 1 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा किया, 2 जोड़ दिया, फिर 3 से गुणा किया, 3 जोड़ दिया, 4 से गुणा किया, 4 जोड़ दिया, इस प्रकार से चल रहा है। अब आगे देखो भी ये बढ़िया क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म 5x - 3y = 7 और 7x प्लस में 4y = 18 के कितने हल हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें 3 कंडीशन होती है, भी तीनों कंडीशन देख लीजिएगा आप। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका आंसर होगा एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होती है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, ये है, तो इसका होगा अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, यानी सभी में बराबर लगा हुआ तो अनेक हल होगा। और तीसरी कंडीशन ये होती है इसकी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, इसका ये होता है, ठीक है। यानी अब यहां पे देखो भी A1 कौन है, A1 ये है, B1 कौन है, B1 ये है, और C1 कौन है, C1 ये है। तो A1 क्या है, 5 है, और A2 कितना है, 7 है, बराबर B1 कौन है, तो -3 है, और B2 कौन है, तो B2 4 है। तो क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर नहीं है, यानी 5/7 बराबर नहीं है -3/4 के, यानी ये अपन बराबर नहीं बोल सकते, भी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, पहली कंडीशन लग गई, पहली कंडीशन लग गई, और पहली कंडीशन में क्या होता है भी जब बराबर नहीं होता तो ये होता है एक हल, तो इसका आपका राइट आंसर होगा, कितने हल होंगे, तो इसका एक हल होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको ओम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ओम का नियम क्या बोलता है? V बराबर आई आर बोलता है, V बराबर आई आर बोलता है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? विभवांतर ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है। V ज्ञात करना है, आपके पास में R की वैल्यू कितनी है? 2 ओम है, प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है, और I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर है। तो यहाँ पे V बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 5 और 2 5 10, तो 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, यानी आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर। आगे देखो भी नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक आसान सा क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर कौन सा है। लीप ईयर देखने के लिए आप क्या करोगे? जो ईयर दिया गया है उसके लास्ट 2 डिजिट के अंदर है वो आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। जैसे 06 में 4 का भाग दोगे तो डिवाइड नहीं होगा, 18 को 4 से डिवाइड करो, नहीं होगा, 02 है वो भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 12 है, यानी 12 है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2012 है, वो एक क्या है? लीप ईयर है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है। 6 डॉक्टर है KLMNO और P एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। N और L के बीच में केवल O बैठा है, N और L के बीच में O बैठा है। उसके बाद में बोला अभी L है वो L और K के बीच में, L और K के बीच में केवल P बैठा है, L और K के बीच में केवल और केवल P बैठा है। उसके बाद में इसने बोला अभी K है वो M के दाईं और 5वें स्थान पर है, M के दाईं और 5वें स्थान पर है, तो मैं M को यहाँ पे बिठाऊंगा, तब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां K बैठ जाएगा। K है वो M के दाईं और 5वां है, क्योंकि दायां ये होता है और ये बायां होता है। अब इसने बोला है भी M के दाईं और ठीक बगल में कौन है? तो M के दाईं और ठीक बगल में N भाई साहब है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कुछ होटल है वो डोरमेट्री है, कुछ होटल H से होटल, कुछ होटल है वो क्या है? डोरमेट्री है, तो D से डोरमेट्री आ जाएगा। ठीक है भाई। आगे इसने बोला है भी कुछ गेट शेल्टर है, कुछ गेट है G से गेट, कुछ गेट है वो क्या है? S से शेल्टर, S से क्या है? शेल्टर है। कुछ गेट शेल्टर है और सभी शेल्टर है वो फेस है, सारे के सारे शेल्टर है वो किस में आ जाएंगे? F4 फेस। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? F4 फेस। अब यहाँ पे इसने निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ गेट डोरमेट्री है, कुछ गेट है वो डोरमेट्री है, क्या इस डी वाले में आ सकते हैं क्या? यानी इसके 2 डायग्राम बन सकते हैं। दूसरा डायग्राम ये बोलेगा भी आ सकता है, और ये डायग्राम बोल रहा है भी नहीं आ सकता। तो सही करने के लिए दोनों डायग्रामों में होना आवश्यक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला है वो गलत हो जाएगा, यानी इसमें तो इस डायग्राम में नहीं है, दूसरा डायग्राम बनाएंगे उसमें आएगा, तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी कुछ फेस गेट है, कुछ F4 फेस और कुछ फेस है वो गेट वाले को काट रहा है, एकदम सही है, यानी ये G4 गेट और F4 फेस, फेस वाला है वो गेट को काट रहा है, एकदम सही है। अगला देखो भी कुछ होटल शेल्टर है, H4 होटल है और S4 शेल्टर, तो कुछ होटल है वो शेल्टर है क्या? तो नहीं है, यानी इसमें नहीं है, दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हो जाएगा। तो दोनों डायग्राम में होना आवश्यक है, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो फॉलो कर रहा है, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड पालन कर रहा है। अगला देखो भी 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से किस शहर के अंदर है? तो नई दिल्ली आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? परिणाम क्या आएगा ये बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 563 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 215 है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक लेना है, तो यहाँ पे तीसरा अंक 3 है अभी, यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा अंक 3 है, और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक लेना है तो दूसरा अंक 1 है, तो 1 और 3 4, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जनन में मूल घटना क्या होती है? तो जनन के अंदर जो मूल घटना होती है वो होती है डीएनए की प्रतिकृति। डीएनए की प्रतिकृति का मतलब होता है डीएनए की फोटोकॉपी। डीएनए है वो जब जनन होता है तो उसमें डीएनए है वो अपनी
फोटोकॉपी बनाता है भी, ठीक है, तब जाकर के क्या होता है, जनन होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। डीएनए की प्रतिकृति ये मूल घटना होती है। आगे देखो भी नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिमांड करो। डिमांड करो के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो डिमांड करो के बारे में पहला आपको ये दिया गया है भी, इसमें दिया गया है यह विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को प्लॉट करता है। जो मांग करो होता है, डिमांड करो होता है, वो तो मांग को ही दर्शाएगा भी। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, ये विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों के ऊपर है, वो मांगी गई जो मात्राएं हैं, मांगी गई मात्राएं हैं उसको प्लॉट करता है, उसको दर्शाता है। तो एकदम सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखो भी, ये बोलता है भी, अगला है यह विभिन्न समय पर मांगी गई मात्राओं को दर्शाता है। विभिन्न समय के ऊपर मांगी गई मात्राओं को नहीं दर्शाता। ये जो मांग वक्र होता है वो अलग अलग समय के ऊपर मांगी गई मात्रा को नहीं दर्शाता, ये अलग अलग कीमतों पर मांगी गई चीजों को दर्शाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो भी, अगला ये बोलता है भी यह मांग के नियम को दर्शाता है, ये मांग के नियम को दर्शाता है, एकदम सही है। और यह ऋणात्मक ढलान वाला होता है, यानी जो आपका जो डिमांड करो है, डिमांड करो ये क्या होता है, ऋणात्मक ढलान वाला होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये है वो अलग अलग समय पे मांगी गई जो वस्तुएं हैं उनको नहीं दर्शाता, ये अलग अलग मूल्य पे मांगी गई, जो कीमत पे मांगी गई चीजें हैं उसको दर्शाता है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है, तो वो क्या होगा भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो उसे बोलेंगे ऑक्सीकृत हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है। अगर हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपचयित हुआ है। उसे क्या बोलेंगे, अपचयित। जब हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है यानी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत हुआ है। और हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा तो हम बोलेंगे अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है तो वो तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकृत हुआ है। इट्स ओके। आगे चलते हुए 23 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, 5, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 12 है, उसके बाद में 15 है, और यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। 5 और 1 6, 6 और 4 10, और 10 और 2 12, और उसके बाद में 12 और 3 15। तो देखो भी यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, और उसके बाद में आगे यहाँ पे बताना है क्या आएगा। तो ये इस प्रकार से चलेगा भी, देखो 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 5 चौके 20, यानी आगे 20 है फिर 24 है। और यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे ये वाला नियम लग गया। यहाँ पे ये है 6 2 12 और फिर आएगा 6 3 18 और 6 चौके 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी 2 सीरीज चल रही है इसमें, एक तो 5 वाली है और एक 6 वाली है। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 विलियन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 विलियन की 5 ml मात्रा HCl के दिए गए विलियन के 5 ml मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीन हो जाती है। यानी अपने पास में क्या है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी 5 ml मात्रा है, और जब हम HCl के 5 ml मात्रा में मिलाएंगे दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के लिए विलियन की मात्रा 10 ml लें तो उदासीन करने के लिए उसको HCl की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी, तो HCl की भी 10 ml ही लेनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे 5 ml से 5 ml है वो उदासीन हुआ है, तो यहाँ पे भी 10 ml से 10 ml उदासीन होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। ये कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी ये अनोक्षी श्वसन अभिक्रिया है, ये अनोक्षी श्वसन अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती भी, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो पाइरुवेट, पाइरुवेट जब क्या है H2O
प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊर्जा, जब ये इस अभिक्रिया में टूटता है इसे बोलते हैं क्रेब्बस चक्र। इसे क्या बोलते हैं? क्रेब्बस चक्र बोलते हैं। और क्रेब्बस चक्र की अभिक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तब यहाँ पे क्या पड़ेगा आपको? यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये होगा, यानी H2O बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा हमें मिलेगी। ठीक है, ग्लूकोज से पाइरुवेट के अंदर बनता है, तो ये अनोक्षी श्वसन अभिक्रिया है और ये आपकी कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। इसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया बोलते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में स्टेम है, STM को क्या लिख रहा है? ये RUL लिख रहा है, यानी -1 किया, +1 किया, -1 किया। तो इसी प्रकार से TCS को देख लो, फिर क्या कर रहा है? तो T को क्या करेगा? पहले -1 करेगा तो S, और उसके बाद में +1 करेगा तो D आ जाएगा, और फिर -1 करेगा तो ये आ जाएगा R, तो SDR आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले -1 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, फिर -1 कर रहा है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं भी। ठीक है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी, जंतु प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सी विशेषता गलत है? जंतु प्रजनन के संबंध में कौन सी विशेषता है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बोला है भी, मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, बिल्कुल गलत है। मानव मादा में अंडाणु का जो निषेचन होता है वो अंडवाहिनी नली में होता है। अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं ना जिसको, फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नली, फेलोपियन ट्यूब के अंदर है वो निषेचन होता है। देन उसके बाद में जब जाइगोट बन जाता है तो वो एम्ब्रियो में आता है। ठीक है, एम्ब्रियो में नहीं, यूट्रस में आता है, यानी गर्भाशय में आता है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोलता है भी, अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है, एकदम सही है। और शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है, शुक्राशय है वो मानव नर के अंदर मौजूद एक ग्रंथि है, एकदम सही है। और अगला ये बोलता है भी, पुनर्जनन है वो प्रजनन के समान नहीं होता। पुनर्जनन है वो अलैंगिक होता है भी। ये क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, और ये प्रजनन के समान नहीं होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला है वो गलत हो जाएगा, पहली विशेषता है वो गलत हो जाएगी। अगला देखो भी, नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है 29 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? जल और गैस कोरक को पार नहीं कर पाती। जल और गैस है वो कोरक को पार नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सुबेरिन। अब ये सुबेरिन होता क्या है भी? तो ये सुबेरिन है वो कोरक का प्रमुख घटक होता है भी। ठीक है, ये कोरक का प्रमुख घटक होता है और ये उच्च पौधों में पाया जाता है। जो बड़े प्लांट होते हैं उच्च पौधों में पाया जाता है, और उच्च पौधों में ये पाया जाने वाला एक क्या है? जलरोधी मोमी पदार्थ होता है। ये मोमी यानी मोम के जैसा होता है, मोम के जैसा पदार्थ होता है, जो कि जल और गैस को अभेद्य होता है। यानी जल और गैस के प्रति ये अभेद्य होता है। अभेद्य का मतलब होता है जल और गैस को अंदर नहीं जाने देता। तो यहाँ पे जल और गैस है वो कोरक को पार नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है। सुबेरिन है वो कोरक का प्रमुख घटक होता है, और ये उच्च पौधों में, बड़े पौधों के अंदर है वो एक मोमी पदार्थ होता है। वो एक क्या होता है? मोमी पदार्थ, यानी मोम के टाइप का होता है। मोम के टाइप का एक पदार्थ होता है जो जल और गैस को अभेद्य होता है, यानी जल और गैस को अंदर नहीं जाने देता। आगे देखो भी, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी, 81-18 निम्न में से किससे विभाजित है? 81-18 है वो किससे विभाजित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा भी आपको। 81-18 में आपको भाग देकर ही देखना पड़ेगा, बाकी और कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको विभाजकता का नियम आता है तो आप इसको हल कर सकते हैं। 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पीछे वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी 5 से डिवाइड होता है, बाकी 5 से डिवाइड नहीं होगा। 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 अंकों में आप 8 का भाग दे दो। लास्ट के 3 अंकों में कोई संख्या है, उसके लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग दो। अगर वो 3 अंकों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। 7 से आपको भाग देकर देखना पड़ेगा। और 6 है, 6 से आपको भाग देकर देखना पड़ेगा। अभी 6 का टुकड़ा करोगे 2 और 3 होगा, तो उसमें देखना पड़ेगा भी 3 से डिवाइड हो रहा है या
2 से डिवाइड, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब जाकर के वो 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देख लो भी 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 3 के गुणा में है, गुणज है ना वो काट दो, ठीक है भी 3 से अगर मैं डिवाइड करूं भी ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा भी, ये सम संख्या है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब 3 से 8 और 1 9 ये हो गया, और 8 और 1 9 यानी इसका योग है वो 18 आ रहा है। इसका योग कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, तो ये 18 है वो 3 से डिवाइड है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 6। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखो भी 32 नंबर क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी इसको हम लिख सकते हैं Na2CO3 डॉट, डेका का मतलब होता है 10, डेका का मतलब क्या होता है 10 जल के अणु होते हैं। Na2CO3 10H2O, इसको जब हम गर्म करते हैं तो अपने पास में सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है NaHCO3 जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 33 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है भी इसमें जो नियम लग रहा है वो आगे वाले में किस में नियम लग रहा है। 27 को इसने क्या लिखा है, 27 को 140 लिखा है, 27 को इसने क्या लिखा है 140 लिखा है, तो 140 ये क्यों लिख रहा है अभी, यहाँ पे देखो भी 27 को 5 से मल्टीपल करो, 7 5 35 3 और 5 2 10 और 3 10 और 3 13 यानी 135 आ रहा है। और 135 में 5 ऐड कर दो यानी 5 से मल्टीपल किया और 5 ही अपन ने क्या कर दिया इसमें ऐड कर दिया। इसी प्रकार से 22 इंटू 5 22 5 110 और 110 में 5 ऐड करोगे तो 115 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार से 32 को 5 से डिवाइड करो, 32 को 5 से मल्टीपल करो, अभी डिवाइड नहीं मल्टीपल करना है, तो 5 2 10 5 3 15 और 1 16 यानी 160 और प्लस 5 तो 165 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो ये आपका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 3 के अंदर है। मौलिक कर्तव्य है ये रूस से लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं, और ये भाग नंबर कौन से में है, तो 4A के अंदर है, भाग नंबर 4A द्वारा ये लिए गया है। तो यहाँ पे संसदीय सरकार है ये इंग्लैंड से लिया गया है, ये इंग्लैंड से ली गई है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये 1935 से ली गई है भी, ठीक है। तो यहाँ पे भाग नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अपने पास में भाग नंबर 3 है, ये आ जाता है 12 से 35, ठीक है भाई, 12 से 35 के अंदर है वो ये आती है। और उसके बाद में ये है वो 51A के अंदर आता है, 51A के अंदर आता है। और इसे 1942वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत है वो इसे सवर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला 35 नंबर क्वेश्चन। देखो भी 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, और उसमें राष्ट्रपति के 22 नवंबर 1951 दिनांकित आदेश के तहत किया गया था, तो वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में। यानी प्रथम वित्त आयोग का गठन है वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22 नवंबर 1951 दिनांकित आदेश के तहत किया गया था। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसने बोला है भी सुजाता स्टैंडिंग इन पार्क फेस ऑन ईस्ट डायरेक्शन, उसका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। और सी हैज टर्न 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। उसके बाद में आफ्टर दैट सी टर्न 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री है वो एंटी क्लॉकवाइज। देन सी टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री है वो क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 45 से 45 कटेगा तो 90 से 45 घटा दो तो कितना होगा 180 होगा, 180 होगा। अब इसका मुख है वो कहाँ पे है, पहले इसका मुख कहाँ पे था, तो पहले उसका मुख है वो ईस्ट की तरफ था, और अब 180 जाएगा तो इसके
जो मुख है वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे वेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का 37 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक प्रकाश किरण दो माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके कारण अपवर्तन कोण है, जिसके लिए अपवर्तन कोण है वो 30 डिग्री है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये स्नेल के नियम से होगा भी, साइन आई अपॉन में क्या होता है, साइन आर होता है। साइन आई अपॉन में साइन आर होता है। साइन आई की वैल्यू अपने पास में 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन आर की वैल्यू अपने पास में क्या है, 30 डिग्री है। साइन 45 का मान कितना होता है, तो √1/√2 होता है, और उसके बाद में साइन 30 का मान अपने पास में 1/2 होता है। तो ये 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास में ये मान आ जाएगा 2√2। अब √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अपने पास में क्या है, √2 है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, अपने पास में बचा क्या, तो √2 बच गया। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। और 40 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा b² - 4ac = 0, यानी मूल समान है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा b² - 4ac इक्वल होना चाहिए 0 के। ठीक है, इसकी भी तीन कंडीशन होती है। अगर b² - 4ac, और एक कंडीशन ये होती है भी b² - 4ac, और ये बड़ा है 0 से, ये 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और एक ये बनती है b² - 4ac, और ये 0 से छोटा है, ये 0 से छोटा है, तो इसके मूल है वो क्या होंगे, काल्पनिक हो गए। इसका मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और बराबर 0 के है तो इसके मूल है वो समान होंगे, और 0 से बड़े हैं तो उसके मूल है वो अलग अलग होंगे, और 0 से छोटे हैं तो इसका मूल है वो काल्पनिक होगा, काल्पनिक। ठीक है, अवास्तविक होगा, इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को मूल समान दिए रखे हैं, तो ये वाला पोर्शन आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे b² क्या है, b² अपने पास में ये है, यानी z + 1 की होल स्क्वायर b² है, माइनस में आपके पास में क्या है 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू अपने के पास में ये है z + 4, यानी z + 4, और c की वैल्यू आपके पास में 1 है, तो 1 लगाओ या फिर ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे इसकी यही है, होल स्क्वायर निकालेंगे, यानी a + b की होल स्क्वायर क्या होती है, a² प्लस में b² और प्लस में 2ab होता है भी। तो यहाँ पे यही इसको सोल्व करेंगे, z², ये z अभी 2 मत समझ लेना, ये क्या है z² और प्लस में 1, और उसके बाद में प्लस में 2z, प्लस में 2z, और उसके बाद में यहाँ पे इसको माइनस से गुणा करेंगे, -4 से 4z और -16, और बराबर है 0 के। अब देखो भी ये अपने पास में क्या बन गया, ये अपने पास में 2z, ये प्लस के हैं और माइनस के 4z है, तो अपने पास में ये बन गया z² और माइनस में 2z, और ये यहाँ पे क्या है प्लस का है, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 16 है, तो यहाँ पे माइनस का 15 बचेगा। तो अपने पास में ये समीकरण बन के आ गई, ये समीकरण बन के आ गई। अब देखते हैं मूल इसके क्या क्या आएंगे, इसके मूल क्या होंगे ये देख लेते हैं। अब इसके फैक्टर कर दो, फैक्टर करोगे तो 3 × 5 = 15 होते हैं, तो z² माइनस में 5x, माइनस में 5z और प्लस में 3z और माइनस में 15। अब इसमें इन दो में देख लो क्या कॉमन आ रहा है, और इन दो में देख लो क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है z, यहाँ पे z कॉमन आ रहा है, तो z माइनस में 5 बच गया, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, +3 कॉमन आ रहा है, +3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अपने पास में बचेगा z और माइनस में 3 × 5 = 15, ये आ गया।
तो एक अपने पास में z प्लस में 3 आ गया और एक अपने पास में आ गया z माइनस में 5। तो यहाँ पे एक तो आ गया z बराबर -3 और एक आ गया z बराबर 5। तो -3 और 5 इसमें आपका राइट आंसर होगा। -3 और 5 यानी एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, -3 और 5। आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है भी कितने व्यक्ति माली है किंतु अभियंता नहीं है। किंतु अभियंता यानी इंजीनियर नहीं है, इस वाले पोर्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इंडस्ट्रीज वाले में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने माली हैं वो कितने व्यक्ति माली है किंतु अभियंता नहीं है, तो यहाँ पे इंजीनियर्स वाले में नहीं आना चाहिए। तो 12 अपन बोल सकते हैं 12, और उसके बाद 56 है, ठीक है भाई। और देखो और इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो 12 और 56, तो यहाँ पे 6 और 2 8 और 5 और 1 6, तो 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी 56 तो ये माली रह गई और 12 है वो इन दोनों में, इंडस्ट्रीज और माली दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 12 और 56 आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर और शेष भाग है वो क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस पूरे सह व्यवहार में उसकी हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पे 3/5 माल है, यानी 3/5 माल कहने का मतलब है 3, जो टोटल माल कितना है, टोटल माल है वो 5 है। टोटल कितना है, टोटल 5 है, उसमें से 3 को तो 25% लाभ के ऊपर बेच दिया। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 4 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया, 4 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया, और 1 रुपये का लाभ, तो यहाँ पे 5 के ऊपर बेचा उसने, यानी 4 रुपये क्रय मूल्य, 1 रुपये का लाभ हो गया। तो बेचा किसमें, 5 में, तो 3 को तो उसने 5 रुपये में बेच दिया, ठीक है, यानी 15 हो गया टोटल। और उसके बाद में इसने क्या है, शेष कितना बचा, टोटल 5 था उसमें 3 बेच दिया, तो शेष बच गया अपने पास में 2। उस 2 को वो क्रय मूल्य के ऊपर बेचता है। क्रय मूल्य कितना है, 4 है, तो 2 को वो क्या बेचता है, क्रय मूल्य के ऊपर बेचेगा। तो 2 चौके 8, यानी 8 हो गया। अब टोटल अपने पास में कितना आया, और 15 और 8 23, टोटल अपने पास में 23 आया। अगर 5 है, टोटल 5 है, इस 5 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 5 का क्रय मूल्य 4 5 20, यानी 20 हो गया। क्रय मूल्य तो इसका 20 है और बेचा इसने 23 में है, यानी 3 का लाभ हो गया। कितने पे, 20 के ऊपर इंटू 100, तो बी एकम बी 5 100, 5 3 15, तो यहाँ पे 15% का लाभ हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी 25% है, इसको अपन ने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 25% लाभ होता है तो नीचे वाला तो क्रय मूल्य हो गया, ऊपर वाला लाभ हो गया। 4 रुपये क्रय मूल्य है, 1 का लाभ हुआ, तो बेचा कितने में, 5 में। तो इसने बोला है भी 3/5 भाग बेचा है, टोटल भाग कितना है, 5 है, इसमें से 3 को तो 25% लाभ पे यानी 5 रुपये पे बेच दिया, तो 15 हो गया। उसके बाद में शेष, यानी 3 बेच दिया, शेष बचा 5, टोटल अपने शेष बचा 2, टोटल अपने पास में 5 है। तो इस 2 को वो किस में बेचेगा, तो इस 2 को वो क्रय मूल्य पे बेचता है, यानी शेष को क्रय मूल्य पे बेचता है, ये बोल रखा है। तो क्रय मूल्य कितना है, 4 है, तो 4 2 8, तो यहाँ पे टोटल उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 23 रुपये हो गया। और टोटल क्रय मूल्य अपना कितना है, टोटल वस्तुएं 5 है, इसको 4 रुपये में बेचेगा, तो यहाँ पे 20 रुपये हो गया। टोटल 5 रुपये 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 रुपये हो गया। 20 में खरीदा, 23 में बेच दिया, 3 रुपये का लाभ 20 के ऊपर, और गुणा कर दोगे 100 से, तो 15% लाभ आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। श्वास रंध्र निम्न में से किस प्राणी में पाए जाते हैं भी, श्वास रंध्र, रंध्रों के द्वारा सांस कौन सा प्राणी लेता है, तो आपका तिलचट्टा है वो आपका राइट आंसर होगा। जो कॉकरोच है ना, वो रंध्रों के द्वारा है, वो ये रंध्रों के द्वारा क्या है, सांस लेता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बारदोई शिला तूफान है वो इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है, तो ये असम में उठता है, असम के अंदर, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में निशान चेंज करने हैं। 12 गुणा को क्या लिखना है, -3, और उसके बाद में माइनस को क्या लिखना है, प्लस, और
2 भाग को क्या लिखना है, तो भाग का निशान है गुणा, गुणा 3, और उसके बाद में प्लस को क्या लिखोगे, भाग, भाग 1, माइनस को क्या लिखोगे, +4, और भाग को क्या लिखोगे, भाग को लिखना है आपको 4। तो यहाँ पे देखो भी 12 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे अपने पास में 9, और उसके बाद में यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 3 6, 9 और 6 15 हो गए, 9 और 6 15 हो गए, 15 को बाहर निकालेंगे तो ये भाग का निशान है, यहाँ पे इसको 4 और 1 5, ये 4 और 1 5 हो गया, तो 5 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 3 आ गया, और 3 को 4 से गुणा कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 3 चौके 12। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग बताना है भी निष्कर्ष पहला सही है क्या। तो डी से बराबर या फिर बड़ा एफ है क्या, तो यहाँ पे डी से बराबर या फिर बड़ा है ई, डी से बराबर है या फिर बड़ा ई है, और ई के बराबर कौन है, एफ है, तो हम कह सकते हैं भी एफ है वो डी से या तो बराबर है या फिर बड़ा है, एकदम सही है पहला। दूसरा देखो भी ओ बड़ा है क्या डी से, ओ है वो डी से बड़ा है क्या, तो यहाँ पे डी ये है, डी भाई साहब के बराबर कौन है, ए है, और जड है, ए है वो जड से छोटा है, सॉरी ए है वो जड से बड़ा है, और जड से बड़ा कौन है, एस है। तो हम यहाँ पे ये पूरी तरह से यानी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते भी ओ बड़ा है क्या, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा भी, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट इज फॉलो। आगे देखो भी नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे है हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से कौन सहायक है। यानी जो ऑक्सीजन एक तो शुद्ध रुधिर है और एक क्या है, अशुद्ध रुधिर है, उन दोनों को मिलने से कौन रखता है, उन दोनों को मिलने से कौन रोकता है। तो यहाँ पे कक्षाओं के बीच में भित्ति पाई जाती है भी इस प्रकार से, भित्ति का मतलब होता है दीवार पाई जाती है इस प्रकार से, ये क्या है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों को मिलने से रोकती है। तो कक्षाओं के बीच में क्या पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, दीवार पाई जाती है। आगे देखो भी नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है 2 पाइप है ए और बी टंकी को 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी है वो पूरी तरह से टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो खाली टैंक है वो कितने में भर जाएगा, कितने घंटे में भर जाएगा, कितने समय में भर जाएगा, ये बताना है। ए बी और सी है, ये 15 में, ये 20 में, और ये माइनस किया है मैंने क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आया 60, 15 चौके 60, 20 या 60 और 30 दुए 60। तो यहाँ पे देखो ये तो दोनों 1 मिनट में या फिर 1 घंटे के अंदर है वो 7 पानी डाल रहे हैं, और ये है वो 1 घंटे के अंदर है वो 2 पानी बाहर निकाल रहा है, 2 पानी है वो बाहर निकाल रहा है, यानी 2 लीटर पानी ये बाहर निकाल रहा है और ये 7 लीटर अंदर डाल रहे हैं। तो अंदर पानी 1 घंटे के अंदर कितना गया, तो 1 घंटे के अंदर 5 लीटर पानी अंदर गया, यानी 2 तो इसने निकाल दिया, 7 इसने डाला था, तो टोटल पानी है वो 5 लीटर अंदर गया। डालना कितना है, 60 है, तो 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये 12 5 60, यानी 12 घंटे के अंदर है वो टंकी खाली है वो भर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भी 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 49 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, अंदर वाले का गुणा करा दो और बार वाले का गुणा करवा दो, तो अपने पास में ये बनेगा एक्स वाई बराबर में क्या बनेगा 36, एक्स वाई बराबर में 36 बनेगा। तो यहाँ पे आप इसका फिर इस वाले का भी करवा दो, तो इस वाले का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 6x, एक्स की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। अब यहाँ पे अब इसमें x का मान निकाल लो या फिर y का मान निकाल लो, कोई भी एक मान निकाल लो, आप x का मान निकाल लो, x का मान निकालोगे यहाँ पे तो x बराबर क्या आ जाएगा 36/y हो जाएगा, 36/y हो जाएगा, और ये है वो इस दूसरी समीकरण में आप x का मान रख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 6 × 36, और ये अपॉन में क्या है y है। अब y क्या है, यहाँ पे भाग में है, दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गुणा में चला जाएगा, तो ये अपने पास में y की स्क्वायर आगे है और y यहाँ से है तो y की क्यूब बन जाएगा, y की क्यूब 36 का 6 से गुणा किया तो 216 हो गया। अब y की क्यूब है तो 216 किसकी क्यूब होती है, तो ये 6 की क्यूब होती है, तो y बराबर अपने पास में क्या आ गया 6 आ गया, y का मान क्या आ गया 6 आ गया।
अब y का मान है वो आप यहाँ पे रख दो, y का मान इस समीकरण में रख दो, किसी कहीं पे भी रख दो, आप यहाँ पे रखोगे तो ये 6x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास में 6x हो जाएगा, ये 6 क्या है गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये अपने पास में x बराबर क्या आ जाएगा 36/6 आ जाएगा, तो 6 कम 6 6 6 36, तो x का मान भी 6 आ गया और y का मान भी 6 आ गया, तो 6 और 6 यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक कार्यालय के फर्श की विमा आपको दे रखी है, कितनी है 5 मीटर और 3 मीटर है, और उसको 60 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवारों और छत की पेंट करने की लागत कितनी है 7440 रुपये है, 7440 रुपये है। तो कमरे की ऊंचाई आपको मीटर में बतानी है कितनी होगी, 1 दशमलव तक आपको ज्ञात करना है इसको। तो यहाँ पे देखो भी अब क्या है, ये एक कमरा है और इसकी आपको क्या है ऊंचाई नहीं दे रखी, तो इसको अपन इस प्रकार से कर सकते हैं भी, जो आपकी छत है एक आयत के रूप में होगी, छत क्या होगी एक आयत के रूप में होगी, और फर्श है वो भी एक क्या होगा आयत के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे छत है वो आयत के रूप में है और फर्श है वो भी आयत के रूप में है, लेकिन ये जो पेमेंट दे रखी है आपको 7440, ये एक तो छत की है और चारों दीवारों की है, फर्श उसमें क्या है इंक्लूड नहीं है, तो छत का अपन इसमें से घटा दें, छत का इसमें से अगर अपन घटा दें तो अपने पास में चारों दीवारों का बचेगा। तो यहाँ पे देखो भी छत का कैसे निकालेंगे, एक आयत के रूप में है और इसका लंबाई 5 हो जाएगी और चौड़ाई है वो 3 हो जाएगी, तो 5 × 15, 5 × 15 इसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, और क्षेत्रफल 5 × 15 है और कितना वर्ग मीटर के रूप में ले रहा है रुपए, तो ये 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर के रूप में ले रहा है, तो ये 60 से गुणा कर दो, तो 0 15 × 90 यानी 900 रुपये आ गया, 900 रुपये छत का रुपये आ गया। तो ये 7440 में से 900 रुपये आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो 14 में से 9 जाएगा तो 5 और इधर 65, यानी 6540 रुपये है वो चारों दीवारों का आ गया। अब कमरे की जो 4 दीवारें होती हैं वो आमने सामने की दीवारें बराबर होती है, भी आमने सामने की दीवारें हैं वो बराबर होती है, यानी इस प्रकार से ये कमरा होता है, तो इसकी ये भुजा समान होगी और ये भुजा है और ये दीवार है वो समान होगी, यानी आमने सामने की दीवारें समान होती है, तो जितना रुपए इसमें लगेगा उतना ही रुपए उस पे लगेगा, और इतना रुपए अगर इस पे लगेगा तो उतना ही रुपए इस पे लगेगा, यानी आमने सामने की दीवारों पर समान रुपए लगेंगे। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बचेगा, 2 से डिवाइड करने पर 2 × 6, 2 × 6 और 2 × 2 4, 1 7 और 14 2 7 14, यानी 3270 रुपये आ गया। ये 3270 रुपये मेरे पास में क्या आया है, 3270 रुपये है वो मेरे पास में, एक तो इस दीवार का आ गया और एक इस दीवार का आ गया, यानी वही बात होगी, ये 3240 रुपये है वो अपने को क्या दे रखा था, ये एक प्रकार से आयत बन गया, एक प्रकार से क्या बन गया आयत बन गया। तो यहाँ पे 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई हो गया, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई अपने पास में कितनी दे रखी है, तो 6540 दे रखी है, ठीक है। अपने को क्या है L प्लस में B लेके आना है, तो L प्लस B लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, ये यहाँ पे क्या है गुणा में, दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में, तो ये क्या आ गया 3270, तो L प्लस में B यानी एक तो ये और एक ये और एक ये लंबाई और चौड़ाई, यानी एक छोटी दीवार और एक बड़ी दीवार का रुपये है वो कितना आ रहा है 3270 रुपये आ रहा है। अब देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसको इस प्रकार से हल कर देंगे भाई, जैसे कि यहाँ पे क्या है एक का तो यानी ऊंचाई अपने को पता नहीं है, ऊंचाई अपने को पता नहीं है, इस प्रकार से एक ये दीवार होगी, ठीक है। अब एक की लंबाई होगी ये और एक की लंबाई है वो अपने पास में जो चौड़ाई है, यानी ये 5 होगी और ये 3 होगी। अब ऊंचाई है वो मैं h मान लेता हूँ, 5h हो गया, इसका क्षेत्रफल है, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल है वो 5h हो गया, प्लस में इस वाले का क्या हो जाएगा, इस वाले का अपने पास में 3 लंबाई होगी इसकी और h है वो इसकी ऊंचाई होगी, और बराबर में अपने पास में क्या है 3270 रुपये लग रहे हैं। अब इसको 5 और 3 8h हो गया, 8h। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको क्षेत्रफल अपने पास में 8h आ गया, 8h आ गया, इसको 60 से मल्टीपल करो, 60 से मल्टीपल करोगे तो बराबर में कितना है 3270 रुपये है। अब यहाँ पे इसको गुणा करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 8 × 48 यानी 480h, 480h बराबर में क्या आएगा 3270 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है h का मान, तो h बराबर क्या आ जाएगा 3270 अपॉन में
480, इसका डिवाइड करोगे तो ये लगभग 6.8 तक चला जाएगा। ये क्या है 6.8 तक, तो आपका जो ऊंचाई है वो 6.8 मीटर आ जाएगी। 6.8 मीटर यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब समझ में आएगा, दोबारा से समझना भी। अपने पास में ये जो पैसे दे रखे हैं 7440 रुपये, ये तो चारों भुजाओं के और एक छत का दे रखा है। छत का हमने इसमें से घटा दिया, यानी छत है वो एक आयत के रूप में होती है, छत की ऊंचाई नहीं होती, छत है वो एक आयत के रूप में होती है। तो 5 ये 15 और 15 को 60 से मल्टीपल किया तो ये 900 रुपये इसका खर्चा आ गया। ठीक है, तो ये 7440 में 900 घटा दिया तो अपने पास में 6540 रुपये आ गया। 6540 रुपये वो चारों दीवारों के आ गया। चारों दीवारों का मतलब हो गया वो अब कमरा है, वो कमरे के आमने सामने की दीवारें समान होती है, तो कहने का मतलब वो आयत बन गया। अब ये आयत बन गया तो इसका मतलब ये हो गया भी 2l प्लस में b बन गया। 2l प्लस में b, अपने को क्या है l प्लस b लेके आना है, तो ये 2 यहाँ पे गुणा में दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 3270 रुपये हो गया। ये 3270 रुपये है वो अपने पास में 2 दीवारों के बन गए, यानी एक तो इस वाली दीवार के और एक इस वाली दीवार के 3270 रुपये लगते हैं। तो यहाँ पे अपने को ऊंचाई पता नहीं है, ऊंचाई अपन h मान लेंगे। इसकी लंबाई है वो 5 मीटर है और इसकी लंबाई है वो 3 मीटर है। लंबाई हमने ये 5 मीटर होगी और ये 3 मीटर होगी, और ऊंचाई हमने क्या मान लिया h मान लिया। तो इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6.8 है वो आपकी ऊंचाई आ जाएगी। आगे देखो भी, अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण a प्लस 3x की स्क्वायर माइनस में 13ax और प्लस में 7 माइनस a बराबर 0 है का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। दूसरे मूल का क्या है व्युत्क्रम है। तो इसके मूल क्या होते हैं भी, समीकरण के अल्फा और बीटा होते हैं। एक मूल है वो अल्फा है और दूसरे मूल का दूसरा मूल जो बीटा है उसका क्या है व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है। उसका क्या है उल्टा है, यानी 1/अल्फा हो गया, 1/अल्फा हो गया। अब आपको क्या है a का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ये जो a दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है, तो मैं वो लगा दूं गुणा करने पर। कौन सा मान लगा दूं, जो मूल है मूलों का गुणनफल करने पर। यहाँ पे मूल अपने पास में एक तो अल्फा हो गया और एक क्या हो गया 1/अल्फा हो गया। तो अल्फा और 1/अल्फा आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास में सूत्र बनता है, मूलों का गुणनफल करते हैं तो c/a आता है। c/a होता है, जोड़ करेंगे तो माइनस b/a होता है, जोड़ करते हैं तो माइनस b/a, गुणा करते हैं तो c/a। c अपने पास में क्या है 7a, 7 माइनस में a, और b अपने पास में क्या a अपने पास में क्या है a प्लस में 3 है, और ये क्या है अल्फा डॉट 1/अल्फा। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो अपने पास में अब क्या है वज्र गुणा करा दो। वज्र गुणा कराएंगे तो अपने पास में आ गया a प्लस में 3 बराबर में 7 माइनस में a। तो यहाँ पे ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो गया, तो 2a बराबर, ये यहाँ पे प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4। 2a बराबर 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, तो a बराबर 2। तो आपका यहाँ पे a का मान ज्ञात करना था, 2 आंसर हो जाएगा। आगे चलो अभी 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है। रचना है वो 60 मिनट के अंदर है वो 21 संतरे खा सकती है, और वो ये भी जानना चाहती है कि उसे समान गति से 35 संतरे है वो कितने मिनट में खा जाएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी 21 संतरों को खाने में 60 मिनट लगे, तो एक संतरे को खाने में 60/21, तो 35 संतरे खाने में इंटू 35, तो इसको काट दो 7 से, 7 5 35, 7 3 21, 3 कम 3 और 20 60, 20 5 100, तो 100 मिनट आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भी नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अमर्त पंक्ति के बाएं सिरे से 46वां है। अमर्त है वो पंक्ति के बाएं सिरे से 46 नंबर, यानी अमर्त आ गया। जबकि कास्यु है वो पंक्ति के दाएं सिरे से 14वां है। ये दाएं सिरे से कौन सा है 14वां है, और ये के से कास्यु है। ठीक है, अमर्त और कास्यु के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पे कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसका स्थान और इसका स्थान ऐड करो, 46 और 14 को ऐड करो तो यहाँ पे 0 और ये हो गया 60। अपने पास में जोड़ने पर 60 आया, लेकिन ये बोल रहा है 65 विद्यार्थी है तो 5 इसके बीच में होंगे, फिर 5 है वो इसके बीच में होंगे, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, एक समषष्ठ भुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी। एक समषष्ठ भुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी, ये आपको बताना है।
अब देखिएगा इसमें फॉर्मूला लगेगा 360 अपॉन में बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप, और बराबर अपने पास में क्या आ जाता है, भुजा, भुजाओं की संख्या आ जाती है। अब अपने को क्या है, बाह्य कोण की माप नहीं दे रखी है, अब अपने को भुजा की संख्या दे रखी है। इसने बोला समषष्ठ, षष्ठ का मतलब होता है 6, 6 भुजाओं का है। तो 360 बाह्य कोण की माप में मान लेता हूं x है, और बराबर में भुजा की संख्या है मेरे पास में x। तो ये क्या करवा दो, इसका आप वज्र गुणा करवा दो। वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 6x बराबर में क्या आ जाएगा 360, x बराबर में क्या आ जाएगा 6 का भाग दे दो, 6 कम 6, 6 6 36 यानी 60। तो यहाँ पे बाह्य कोण की माप क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण, परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके। तो नागरिकों को मेट्रो रेल सेवा का अधिक उपयोग करना चाहिए। क्यों भाई, नागरिकों को मेट्रो रेल सेवा का, तो परिवहन सेवा है वो ठप हो गई, तो इसका मतलब नागरिकों को मेट्रो रेल सेवा का अधिक उपयोग करना चाहिए। तो मेट्रो रेल हर एक जगह तो नहीं चलती, मेट्रो रेल है वो हर एक जगह तो नहीं चलती है, तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोलता है, ये बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवा पर निर्भर रहते हैं, तो ये एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि इसने क्या बोला है, परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण है वो बस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई, जिसकी वजह से लोग है वो कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके। तो इसका मतलब है वो अधिकांशतः लोग है वो क्या है, बस के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इसके कारण क्या है, 2 नंबर है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2 नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सौम्य संगीत का एक 10 दिवसीय उत्सव है और प्रति वर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। तो वो ताज महोत्सव हो जाएगा। वो कौन सा महोत्सव है, तो वो ताज महोत्सव, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 57 नंबर क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड ए बार मैग्नेट आर डायरेक्शन फॉर्म, यानी जब मैग्नेट के अंदर, इसने बोला है फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट है ये एक, और ये एक मैग्नेट है, इसका ये मान लो नॉर्थ है और ये मान लो साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेट लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये साउथ है, बाहर तो ये होती है नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, और अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर आती है, साउथ पोल से नॉर्थ की ओर आती है अंदर। तो इसने बोला है फील्ड लाइन इनसाइड, यानी अंदर की ओर बताना है इसको भी। चुंबक के अंदर है वो जो डायरेक्शन क्या होगी, तो ये हो जाएगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल हो जाएगी। और बाहर अगर आपसे पूछता है तो वो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। आगे चलो अभी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवथनांक है वो निम्न होते हैं, सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवथनांक है वो निम्न नहीं होते, ये गलत है, क्योंकि इसके गलनांक है वो उच्च होते हैं, इसके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा देखो भी आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा देखो भी धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक है वो ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, तो ये भी सही है। यानी इसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण बल के कारण क्या है, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक क्या है, कठोर भी होते हैं, ये भी सही है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में क्या है, विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक होते हैं वो गलित अवस्था के अंदर है वो विद्युत का चालन करते हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे पहला है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला है वो गलत है। यानी इसने बोला है आयनिक यौगिकों के गलनांक और कवथनांक है वो निम्न होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके उच्च होते हैं गलनांक और कवथनांक। आगे देखो भी नेक्स्ट इसने क्या बोला है, अगला इसने बोला है भी ऐसे कितने पिता है जो फिल्म प्रेमी है किंतु इंजीनियर नहीं है। तो इंजीनियर वाले में नहीं आना चाहिए, मूवी वाले में आना चाहिए। ऐसे कितने पिता है जो फिल्म प्रेमी है, तो फिल्म प्रेमी है तो यहाँ पे 38 है, 38 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भी। 38 वाला कॉमन है मूवी लवर्स और फादर्स के अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने
करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अभी आपके सामने है, और 61 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है यहाँ पे, दिए गए वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय सी में चयनित छात्रों की कुल संख्या, विश्वविद्यालय सी है, इसमें चयनित जो छात्र है ये रहे, चयनित छात्रों की कुल संख्या उन्हीं वर्षों के दौरान साक्षात्कारकृत छात्रों की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है। तो साक्षात्कार जो छात्र है ये रहे और ये, तो ये बताने हैं, सभी को ऐड करना पड़ेगा अभी, यानी चयनित छात्र है इन सभी को पहले ऐड करो और साक्षात्कार छात्र है इनको ऐड करो। तो मैं पहले इसको ऐड कर लेता हूं। तो यहाँ पे अपन ने जोड़ा चयनित जो छात्र हैं उनकी संख्या है वो टोटल कितनी आई है, तो इनकी संख्या 5220 आई है, और यहाँ पे जो साक्षात्कारकृत जो छात्र हैं वो कितने हैं, 8700 है। तो अब इसने क्या बोला है, भी विश्वविद्यालय सी के चयनित छात्रों की कुल संख्या है वो उन्हीं वर्ष में दोनों उन्हीं वर्षों के दौरान साक्षात्कारकृत छात्रों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत हैं। तो यहाँ पे 5220 अपॉन में 8700 और लगभग कितने प्रतिशत है ये आपको पूछा। तो यहाँ पे प्रतिशत निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 5220 में आपको क्या करना है, 87 का भाग लगाना है, 87 का भाग लगाना है। तो आप यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करो, तो ये 5 से करूँगा, 5 8 40, और उसके बाद में 6 से 48, 6 से चला जाएगा, 6 7 42, कितना हो गया, 4 हो गया, और उसके बाद में 6 8 48, 48 और 4 कितने हो गए, 52 हो गए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा भाई, 0, एक 0 ऊपर लग जाएगा, यानी ये 0 है वो ऊपर लग जाएगा। तो 87 को 6 से मल्टीप्लाई, यानी 87 एकम 87, और 87 छिक्के होते हैं 522, और एक 0 का एक 0 आ गया। तो 60% आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई, 60% इज योर राइट आंसर, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये समुच्चय दे रखा है 2 4 और 18, 2 4 और 18, और उसके बाद में समुच्चय है 4 6 और 50। अब बताना है इसमें कौन सी संक्रियाएं लग रही है, 2 4 और 18 और 4 6 और 50। तो इसका 2 और पहले, अब यहाँ पे देखो भी 2 की स्क्वायर करो 4 हो गया, प्लस में 4 की स्क्वायर करो 16 हो गया, ऐड करो 20 हो गया, 20 में से 2 घटाओगे तो 18 आ गया। यही प्रक्रिया यहाँ पे लगाओ, 4 की स्क्वायर 16 प्लस में 6 की स्क्वायर 36, जोड़ोगे तो 52 हो गया, 52 में 2 घटा दो 50 आ गया। यही प्रक्रिया यहाँ पे लगा दो, 3 5 और 32, तो 3 की स्क्वायर 9 होता है और 5 की स्क्वायर 25 होता है, 9 और 25 कितने हो गए, 34 हो गए, तो 34 में से 2 घटाओगे तो 32 आ गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 63 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भी, चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। दूसरी बात, वीडियो को लाइक करें भी, अगर क्लास पसंद आ रही है तो दिल से लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तीसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। ठीक है, जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उन सभी को पता लगे भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोन्नू से 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3000 रुपये की राशि उधार ली, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोन्नू को कुल कितनी राशि का भुगतान करेगा, यानी आपको मिश्र धन बताना है। तो 3000 रुपये की राशि है, 3000 रुपये की राशि है, 4% की राशि 4% की दर से लग रहा है। तो यहाँ पे प्रतिशत का निशान हटाऊंगा तो नीचे 100 लग गया। तो यहाँ पे अपने पास में ये पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए, इस पे कितना लगेगा, 4/100 लगेगा, और इस पे कितना लगेगा, 4/100 लगेगा। तो 3000 का 4/100 कितना हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 × 12 यानी 120 रुपये, और ये भी 120 रुपये ही होगा। अब चक्रवर्ती ब्याज है तो इसका ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो यहाँ पे दूसरे साल पे 120 रुपये पे ब्याज लगेगा। तो 120 रुपये पे ब्याज कितना लगेगा, 4/100 का लगेगा। तो 1 सिपर से 1 सिपर कैंसिल, और 12 चौके 48, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 1 के बाद में पॉइंट है तो 4.8 रुपये।
अब देखो भी 120 और 120 कितने हो गए 240। 240 में आप 4.8 ऐड करोगे तो ये 244.8 आ गया, 244.8 आ गया। ये क्या करना है आपको, मिश्र धन बताना है। तो ये तो ब्याज हो गया टोटल, और ये मिश्र धन मूलधन है, तो मूलधन में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3200, कितना आ जाएगा 3244.80, 3244.8, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है श्योनजी कोश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। गलत क्रम की पहचान आपको यहाँ पे करनी है, सही क्रम बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे श्योनजी कोश यानी लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसके हिसाब से श्योनजी कोश में आपको बताना है श्योनजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम आपको बताना है। अब इसमें देखिएगा एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है अभी, तो एल्यूमिनियम है वो 13 नंबर पे आता है। तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका 13 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे कोष में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 8 और 2 10, और तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर बचे हुए 3 आ जाएंगे, यानी इसमें श्योनजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 3 है। उसके बाद में फास्फोर्स है, उसका परमाणु क्रमांक 15 है, फास्फोर्स 15 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे पहले में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आएंगे 8 आएंगे, 2 और 8 10, और तीसरे में कितने आएंगे बचे गए 5, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार से सिलिकॉन है वो कितने पे आता है, तो सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 14 है। तो यहाँ पे 2 पहले में 2 भरे जाएंगे, उसके बाद में दूसरे में कितने आएंगे 8 आएंगे, और इसके बाद में आगे 8 और 2 10, और उसके बाद में कितने आने हैं 4 आने हैं, तो 4 आ गया। यानी कहने का मतलब इसने क्या लिखा है, पहले एल्यूमिनियम को लिखा है यानी एल्यूमिनियम में कम है, उसके बाद में इसने लिखा है फास्फोरस में कम है, उसके बाद में यानी एल्यूमिनियम से फास्फोरस में ज़्यादा है, और उसके बाद में यहाँ पे सिलिकॉन लिखा है, उसके बाद में सिलिकॉन लिखा है। तो इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है श्योनजी, इसमें 5 है और इसमें 4 है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्योंकि सिलिकॉन है वो फास्फोरस से पहले आना चाहिए था, सिलिकॉन है वो फास्फोरस से पहले आना चाहिए था, ये क्रम इस प्रकार से होना चाहिए था, ये क्रम है वो इस प्रकार से होना चाहिए था, तो ये क्रम गलत हो जाएगा। पहला क्रम है वो इस प्रकार से गलत हो जाएगा, तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, भी इस प्रकार से देखना है, तो गलत क्रम आपको बताना था, तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे वाले का इसका भी आप निकाल के देख सकते हैं, आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए भी, नाइट्रोजन है वो कितने पे आता है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, मैग्नीशियम कितने पे आता है, सोडियम कितने पे आता है। तो यहाँ पे उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉन भरने आने चाहिए भी, पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आता है, तीसरे में फिर 8, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको भरना आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। आगे देखो भी नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के किस राज्य में पेयजल के भंडार के लिए खड़िन बनाए जाते हैं, तो वो राजस्थान में बनाए जाते हैं, भी खड़िन है वो राजस्थान में बनाए जाते हैं जैसलमेर साइड की ओर। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। PQRST और U नामक 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं, सभी का मुख है वो उत्तर की ओर है, U R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, U है वो R के बाईं ओर है, तो R के बाईं ओर पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है U है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, S है वो Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, S है वो Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, U है वो Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, U है ना वो Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, U Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो Q के बाईं पहला ये हो गया, दूसरा U आ गया, यहाँ पे बिठा दूं मैं Q को, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे स्थान पर U बैठा है। अगला ये बोला है B S है ना, S ये S है वो Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो Q का दायां इस साइड में होगा, तो पहला R है, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है, तो S बैठा है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, T है वो U के ठीक बगल में नहीं है, T है ना ये T भाई साहब वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो T भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा फिर, यानी 1 2 3 4 5 और 6 कैंडिडेट हैं। उसके बाद में एक बच गया भाई, एक कौन सा बच गया, तो यहाँ पे देखो कौन सा नहीं आया है, तो वो T भाई साहब तो आ गए, तो इसके बाद में U आ गया, S आ गया, P भाई साहब नहीं आया, तो यहाँ पे P आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा P आ जाएगा। अब इसने बोला क्या है, तो पंक्ति में P का स्थान कौन सा है, तो पंक्ति में बाएं सिरे से दूसरा, बाएं सिरे से दूसरा हो जाएगा भाई, ये बाएं सिरा है
पहला U है और दूसरा P है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो अभी 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो वो 1974 में किया था भाई, 1974 में किया था। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। दूसरा कब किया था? तो 1998 में किया था। दूसरा 1998 में, पहला 1974 में। आगे देखो भाई ये पोखरण में किया गया था राजस्थान के अंदर। ये देखो भी, इसमें आपको क्या करना है, पहले तो ऐड कर दो इसको, यानी 156.02 को 251.21, इसको ऐड करो तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 0.7, 5 5 10, 1 2 और 1 3 और 1 4, 407 हो गया। अब इसमें से 52.15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 1 से 1 0। उसके बाद में यहाँ पे देखो भाई 7 से 2 जाएगा तो 5, इधर से है सिल्ली, 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 3, यानी 355.05 सॉरी 355.085, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? तो वो ब्रह्मपुत्र में है। अभी भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद, किस नदी में है? तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बढ़िया वाला क्वेश्चन है। इसने पूछा भी एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री और अपवर्तन कोण है वो y डिग्री है। इसका अनुपात है वो आपको बताना क्या है भी, साइन y अपॉन में साइन x का मान आपको बताना है क्या होगा। अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 1.3 दे रखा है। अब आपको पता है, आपको पता क्या है? आपको पता ये है भी साइन i अपॉन में साइन r क्या होता है? ये होता है अपवर्तनांक के बराबर। ये क्या होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक का मान कितना दिया आपको? तो अपवर्तनांक का मान है वो इस प्रकार से लिख दूं, 1.3 दे रखा है, तो 1.3 के बराबर है वो साइन i का मान आपको क्या दे रखा है? x डिग्री, तो x लिख दिया। और साइन r का मान आपको क्या दे रखा है? तो y डिग्री है, तो ये y आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है साइन y बटे साइन x ज्ञात करना है, यानी इस वाली सिस्टम को आपको पलटना पड़ेगा। तो साइन x और साइन y को मैं पलट दूं तो इधर वाली संख्या भी पलटी जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 अपॉन में 1.3, यानी ये 1.3 नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा साइन y अपॉन में साइन x। तो यहाँ पे 1/1.3 आ जाएगा, 1/1.3, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ये वाला कोण। इसने बोला है भी चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण कितना होता है? तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दायां हाथ और फ्लेमिंग का बायां हाथ है वो 90 डिग्री के ऊपर कार्य करते हैं भी, यानी प्रत्येक जो अंगुली है, चाहे वो मध्यमा हो, चाहे वो अंगूठा हो, और चाहे वो तर्जनी हो, तीनों है वो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, पैरेलल नहीं लंबवत होनी चाहिए। तीनों है वो एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री के कोण पे होनी चाहिए, तभी जाकर के फ्लेमिंग का दायां हाथ और बायां हाथ का नियम लागू होता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 72 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है भी, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिसके ठीक पहले संख्या है, ठीक बाद में एक व्यंजन है? तो ऐसे कितने स्वर हैं? तो यहाँ पे ठीक पहले तो क्या आएगी? एक संख्या आएगी, और उसके बाद में स्वर आएगा, और उसके बाद में एक क्या है? ठीक बाद में एक व्यंजन है। तो संख्या, स्वर और व्यंजन। संख्या, स्वर आना चाहिए। देखो भी स्वर कहाँ पे है? तो ये रहा, संख्या, स्वर और व्यंजन, एक तो ये रहा। उसके बाद में संख्या आएगी पहले, और उसके बाद में स्वर आएगा। संख्या, स्वर और उसके बाद में व्यंजन नहीं है यहाँ पे। आगे देखो भी संख्या आएगी, स्वर आएगा, संख्या, स्वर और व्यंजन, ये रहा एक ये रहा।
उसके बाद में आगे संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 हो गया। 2 ऐसी स्वर है जिसके पहले संख्या है और उसके बाद में व्यंजन है। तो आगे देखो भी नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये संख्या है, इसके प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक है वो अपरिवर्तित रहेंगे। तो ये मूल संख्या है 31, 89, 24, 765। इसको बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में, तो यहाँ पे घटते क्रम में आपको लगाना है। तो ये 9 हो गया, फिर आ गया 8, फिर आ गया 7, और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा 6 और 5, 3, 6, 5, 4 आएगा, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे एक तो 4 भाई साहब हैं जो अपरिवर्तित रहे हैं, बाकी देखो कोई और है क्या, और नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। 4 है वो अपरिवर्तित रहता है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है ये क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा है Q, उसके बाद में इसको जूम ही कर लेते हैं अपन, ठीक है, जूम कर लेते हैं। अब एकदम बेस्ट तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा अभी। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या आया है, Q आया है, यहाँ पे W है, उसके बाद में यहाँ पे R आया है, यहाँ पे X है, यहाँ पे E है, और यहाँ पे Q, E, R, Q, Z, E। तो इससे एक अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पे क्या है, W है, यहाँ पे X आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, Z आ गया। तो कहने का मतलब है अभी ये तो चेंज हो रहा है, W, X, और यहाँ पे Y आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे Y आएगा फिर भाई, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। बाकी क्या चेंज हो रहा है, E यहाँ पे है, E यहाँ पे है, और E यहाँ पे है, तो ये भी चेंज नहीं हो रहा। और Q यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ये भी चेंज नहीं हो रहा। R यहाँ पे है, ये रहा R, तो R भी चेंज नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से इसको सेट कर दो, इस प्रकार से इसको क्या कर दो, सेट कर दो। तो यहाँ पे तो Y आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, Y, ये Y आ गया। अब यहाँ पे क्या Q है, उसके बाद में Z है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, E आएगा, और उसके बाद में R के बाद में यहाँ पे Q है, तो यहाँ पे वापस Q आ जाएगा, ठीक है। ये एक यानी Q, W, E, R, Q, X, E, R, यहाँ पे R आ जाएगा, और उसके बाद में Q, Y, E, R, और फिर Q, Z, E, R। तो यहाँ पे अपने पास में E, Q, R, Y, R। तो E, Q, R, Y, R 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सरल करना है, इसको सरल करना है। तो 625 है, ये 25 की स्क्वायर होती है, और 324 है, ये 18 की स्क्वायर होती है, और प्लस में 33 की स्क्वायर कितनी होती है, 33 की स्क्वायर यहाँ पे निकाल लो आप। 33 की स्क्वायर कितनी होती है, 9, 9, और उसके बाद में 9 और 9, तो यहाँ पे 9, 8 और 10, यानी 1089 होती है, 1089 होती है। अब यहाँ पे 18 इसमें से 25 में से सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करोगे तो ये अपने पास में कितना बचेगा, 2 और 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे 1089 में 7 और ऐड कर दो, 7 और ऐड करोगे, 9 और 7 16, 1 और यहाँ पे 9 और 1096 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 76 नंबर क्वेश्चन में बोलता है भी निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक है वो अधिकतम होता है। कौन सा यौगिक का क्वथनांक है वो अधिकतम होता है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का जो क्वथनांक है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है करंट अफेयर का, जो कि अपन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भी करंट अफेयर का, अब तो कोई काम आने वाला है नहीं भी, अब तो काम आपके ओनली फॉर साइंस, मैथ और रीजनिंग और जीके के जो क्वेश्चन है वही आएंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन काम में नहीं आएगा। अगला देखो भी जानवी और प्रणीता एक पंक्ति के सिरों पर बैठी है, ठीक है, जिनमें सभी विद्यार्थियों का मुख है वो उत्तर की ओर है। जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं। रवि और प्रणीता के बीच में कितने हैं, 14 विद्यार्थी खड़े हैं। रवि और पी से प्रणीता के बीच में 26 विद्यार्थी खड़े हैं। तो यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हैं ये आपको बताना है। तो 26 और 14 और 3, ये 3 क्यों ऐड किए, तो ये जानवी और प्रणीता और रवि, इन तीनों को हमने ऐड किया है। 6, 4, 10 और 3, 13, 1
और 2 और 3 और 1 4, तो यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 43 हो गए। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है भी क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 और R2 एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो R2 में प्रवाहित धारा का मान आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध देखो भी श्रेणी क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा भी। 2 ओम प्लस में 3 ओम, इनको ऐड कर लो तो टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है? धारा ज्ञात करनी है। तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो I आपको ज्ञात करना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन में R। I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन में R आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में V कितना है? 15 है, और R कितना आ जाएगा? तो R आपके पास में 5 आ जाएगा। R आपके पास में कितना है? तुल्य प्रतिरोध 5 निकाला है, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 3 15, तो यहाँ पे 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। इसने बोला क्या है? तो श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो याद रखना श्रेणी क्रम में I है वो समान रहती है। I है वो सभी प्रतिरोधों पे समान रहती है। V यहाँ पे चेंज होती है। V है वो अलग अलग प्रतिरोध पे क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। और समांतर क्रम में याद रखना, समांतर क्रम में होता है वो I चेंज होता है। I यानी धारा है वो समांतर क्रम में चेंज होती है, और V है वो समान रहता है। V है वो समान रहता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, और इसने क्या बोला है भी निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है, तो लुप्त बारंबारता आपको ज्ञात करनी है, क्या होगा? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको XI FI ज्ञात करना पड़ेगा। XI FI ज्ञात करना पड़ेगा। तो 3 3 9, और उसके बाद में 4 5 20, और यहाँ पे मैं X मान लेता हूँ, तो ये 9X आ गया, और यहाँ पे 8 2 16। तो इन सभी को ऐड करो। इन सभी को ऐड करोगे तो ये अपने पास में सिग्मा FI XI का मान आएगा। सभी को ऐड करोगे तो ये आएगा 9 20 और 9 29 में आप 16 ऐड करोगे तो 9 और 6 15, 1 और 2 और 1 3 और 1 4 45। तो अपने पास में 45 प्लस में 9X आ गया। 45 प्लस में 9X आ गया। अब बारंबारता कितनी है अपने पास में? फ्रीक्वेंसी का ऐड करो, सिग्मा FI का ऐड करो। सिग्मा FI अपने पास में कितना है? 4 3 7, और 7 और 8 15, तो ये अपने पास में 15 प्लस में X आ गया। यानी कहने का मतलब है भी X बार बराबर कितना आ गया अपने पास में? X बार बराबर अपने पास में आ गया सिग्मा FI XI अपॉन में क्या होता है? सिग्मा FI होता है। सिग्मा FI XI का मान अपने पास में 45 प्लस में 9X है, और सिग्मा FI का मान 15 प्लस में X है, और बराबर में X बार का मान आपको क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है। आगे देखो भी माध्य आपको दे रखा है इसमें। अब इसको क्या है? वज्र गुणा करवाओगे, तो वज्र गुणा करवाने पर ये हो जाएगा 45 प्लस में 9X, और बराबर में 15 चौके 60, और प्लस में 4X आ जाएगा। प्लस में 4X आ जाएगा। ये 4X इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये अपने पास में 5X बचेगा। ये 45 है दूसरी साइड में जाएगा, तो ये अपने पास में कितना बचेगा? 15 बचेगा। यानी 60 में से 45 जाएगा 15, तो X की वैल्यू निकाल के लेके आने 5 1 5 5 3 15, तो X की वैल्यू है वो आपके पास में 3 आ गई। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है इस प्रकार से, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन है। अब इसमें ये होल स्क्वायर दे रखी है, यहाँ पे ये होल स्क्वायर दे रखी है, और आपको बताना है भी x की 4 यानी x की 4 और y की 3 का गुणांक क्या होगा। इसके गुणांक का मतलब होता है इसके गुणा में कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 9x की स्क्वायर, 9x की स्क्वायर, और ये अपने पास में क्या बचेगा? प्लस में 4y की स्क्वायर, 4y की स्क्वायर, और प्लस में सॉरी माइनस आएगा। माइनस में क्या आ जाएगा? माइनस में अपने पास में 2 3 6 और 6 2 12, 2 3 6 6 2 12 XY आ जाएगा, XY आ जाएगा। क्यों आया भी? ये हमने a माइनस बी के अकॉर्डिंग इसको यूज किया है। a माइनस बी के अकॉर्डिंग तो ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है। इस रूप में इसको ओपन किया है। इसी प्रकार से इसको भी ओपन कर लो। इसी प्रकार से इसको ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये अपने पास में आ जाएगा x की 4 और प्लस में y की 6 और प्लस में ये आ जाएगा 2x स्क्वायर y3 ये आ जाएगा। अब इसको गुणा करो भी, अब है वो इसको गुणा करोगे,
अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई करवाओ, उसके बाद हम 4 को फिर इससे और फिर इससे इस प्रकार से करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले 9 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 पावर यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो ये 9 की पावर है वो 6 हो जाएगी, 9x की पावर 6। अब यहाँ पे इसको करवाएंगे तो ये हो जाएगा 9x की स्क्वायर y की 6, और उसके बाद में इस 9 को आगे वाली इस सिचुएशन से इसको गुणा करवाएंगे तो अपने पास में 9 2 18 18 आ गया, और उसके बाद में x की स्क्वायर से x की स्क्वायर का गुणा होगा तो x की 4 आ गया, और उसके बाद में इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा अपने पास में y की 3। तो ये देख लो ये आ गया, पूरा गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है, x की 4 और y की 3, x की 4 और y की 3 आ गया ना। अब ये क्या है, और अलग ये और जो संख्याएं हैं इसका आपस में गुणा करवाएंगे तो x की 4 और y की 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसके गुणा में आपको बताना है गुणांक क्या होगा, यानी इसके गुणा में कौन सी संख्या आ रही है, तो इसके गुणा में 18 आ रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। इट्स ओके। आगे चलते हुए नेक्स्ट, पूरा आपको सोल्व नहीं करना है इसको, जितना आपको पूछा है उतना ही सोल्व कर लो, अपना काम निकल जाना चाहिए भी, ठीक है। आगे ये 82 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला है विशाल एक पार्क में दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, और फिर वह क्या है उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 90 डिग्री है वो क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमता, वो दक्षिणावर्ती 45 ओर घूमता है। तो क्लॉकवाइज दिशा में वो कितना घूमेगा 135, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो ये 90 घूम गया, और उसके बाद 45 और, तो ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम उसका मुख हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो अभी 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 83 नंबर क्वेश्चन है मुस्लिमों के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर तथा उसकी रचनाओं के बीच के संबंध का वर्णन करता है, तो वो कुरान हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 84 नंबर क्वेश्चन देखो भी क्या बोल रहा है, मैं इसकी आपको हिंदी बता देता हूँ। इसमें यह है भी किस मंत्रालय ने रूमेटिड गंठिया उपचार में आयुर्वेद की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए दुनिया का पहला बहुकेंद्रीय चरण थर्ड नैदानिक परीक्षण शुरू किया है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय ने ये शुरू किया है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन में आंकड़ों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, उसी प्रकार से करना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना है, इसका SI XI FI आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 5 और 50 हो गया ये, यानी आपस में गुणा करना है, तो ये 10 5 50, 20 5 100 और 30 चौके 120, और ये हो जाएगा 0 6 चौके 24 240, और ये हो जाएगा 250। अब इन सभी को ऐड कीजिएगा, ऐड करने पे आपके पास में 0 आ गया, और ये 5 अभी 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 5 आपके पास में हो जाएंगे, 11 और 5 16, 1 2 2 4 5 6 और 6 और 1 7, तो अपने पास में इसका ऐड आ गया 760। अब आपको इसको ऐड करना है, 5 और 5 10 और 5 15 और 15 और 10 25, तो इसका योग है वो 25 आ गया। अब आपको पता है सिग्मा FI XI अपॉन में क्या होता है, सिग्मा FI होता है। तो यहाँ पे सिग्मा FI XI कितना है 760 है, और सिग्मा FI का मान आपके पास में कितना है 25 है। अब इसको डिवाइड करो, 25 3 75 होते हैं, तो देख लो यहाँ पे 30, एक तो ये 30 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, आगे भी आपको इसको हल करना पड़ेगा। 1 10 टूटे बाकी सीप पर लग गई, और उसके बाद में पॉइंट लगाया, और उसके बाद में 25 चौके 100, तो यहाँ पे आपके पास में 30.4 आ गया, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 86 नंबर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 87 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी एक फल विक्रेता 4800 रुपये में 800 सेब खरीदता है, 4800 रुपये में 800 सेब खरीदता है, वह परिवहन पर 800 रुपये खर्च करता है, तो ये किस में ऐड होंगे, ये क्रय मूल्य में ही ऐड होंगे, और उससे प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे
प्रत्येक सेब को किस मूल्य में बेचना पड़ेगा। अब आपको है वो प्रत्येक सेब का लाभ, प्रत्येक सेब का क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा और क्रय मूल्य में आप 10 ऐड कर देना तो वो ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये 800 सेब है वो 4800 रुपये में खरीदता है, तो एक सेब कितने में खरीदेगा भाई। अब इसको पहले इस प्रकार से मत कीजिएगा, पहले ये 4800 रुपये तो इस पे यहाँ पे लगे, 800 रुपये इसको ले जाने में खर्च हो गए, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल आपके पास में ये हो गया 5600 रुपये हो गया। यानी इस 800 सेब के ऊपर है वो 5600 रुपये खर्च हो गए, तो एक सेब का अब क्रय मूल्य आ जाएगा, एक सेब का क्रय मूल्य आ जाएगा ये, यानी टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 5600 है, और वो 5600 कितने का है, वो 5600 है वो 800 सेब का है। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 साते 56, यानी एक सेब का क्रय मूल्य है वो 7 रुपये आ गया। अब प्रत्येक सेब के ऊपर क्या है, 10 रुपये का लाभ प्राप्त करना है, तो 10 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे क्या है 17 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब प्रत्येक सेब के ऊपर है वो 10 रुपये का लाभ होगा, यानी एक नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले विषम और ठीक बाद सम, यानी यहाँ पे पहले तो आएगा विषम, पहले आएगा विषम, फिर संख्या आएगी और फिर आएगा सम, फिर आएगा सम नहीं आएगा, फिर बाद में भी एक क्या है विषम होनी चाहिए, बाद में भी एक विषम होनी चाहिए, ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद में एक विषम, बीच में संख्या आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी आए, सम संख्या आए या फिर विषम आए, दोनों साइडों में विषम आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से चले 5 और उसके बाद में यहाँ से चले 3 और ये आ गया एक, ये रहा 3 8 9, उसके बाद में देखो अभी दोनों साइड में विषम होना चाहिए। यहाँ पे देखा तो ये विषम और उसके बाद में ये विषम, तो 5 6 और 3 का एक ग्रुप ये बन गया, और उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे आपके पास में एक ये रहा 5 5 और 3, तो यहाँ पे 3 ही ऐसी संख्याएं हैं, 3 ही ऐसे ग्रुप हैं जिसके पहले विषम है और बाद में भी विषम है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, एकदम सही है, और प्रतिरोधकता है वो चेंज नहीं होती भी, प्रतिरोधकता है वो लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करती, अगर आपने लंबाई बढ़ाई है तो प्रतिरोधकता है वो नहीं बढ़ेगी, प्रतिरोधकता उतनी ही रहेगी, ये पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखो भी अगला है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है, बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर नहीं करती, उनसे भी ये स्वतंत्र होती है। आगे ये बोला भी एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता है वो उसकी मिश्र धातु की प्रतिरोधकता से अधिक होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है, शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है। प्रतिरोधकता होती क्या है, तो जो धारा को रोकने का कार्य करे, धारा इस साइड में बह रही है तो धारा के जो विपरीत लगे और धारा को रोकने का कार्य करती है वो प्रतिरोधकता, प्रतिरोध अलग होता है, प्रतिरोधकता अलग होती है। प्रतिरोध होता है वो लंबाई बढ़ाने पर बढ़ेगा प्रतिरोध, ठीक है, और लंबाई घटाने पर घट जाएगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करेंगे तो वो घट जाएगा। तो प्रतिरोध तो वो होता है, लेकिन प्रतिरोधकता आती है वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, और वो क्या है लंबाई के ऊपर निर्भर नहीं करती और न ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8 10 और 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। 8 10 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे 8 से विभाजित करने के लिए लास्ट के 3 अंकों को 8 से डिवाइड करो, अगर लास्ट के 3 अंक है वो 8 से डिवाइड है तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्या 20 है वो 8 से डिवाइड है, नहीं। क्या 40 8 से डिवाइड है, हाँ। क्या 60 8 से डिवाइड है, तो नहीं है। तो यहाँ पे ये दो संख्याएं हैं वो क्रॉस हो गई। 80 है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10 से ये सारी की सारी डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं 16 से, अब क्या देखेंगे 16 से क्या डिवाइड हो रहा है, क्या 16 से 40 डिवाइड हो रहा है, क्या 16 से 40 है वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसमें भाग लगा के आप 16 को देख सकते हैं।
या फिर आप 12 का भाग लगाकर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आप सही मानेंगे। 1 नंबर ऑप्शन में है वो 8 का भी चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा और 60 का भी चला जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी इसको क्या है 2-3 ऑप्शनों को यानी सेकंडों में ही इसको कैंसिल कर सकते हैं। बाकी आपके पास में ये 2 ऑप्शन बच गए। अब अभी आप इन 2 ऑप्शनों में आप भाग लगा करके देख लेना। आगे देखो भी नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 91 नंबर क्वेश्चन बोलता है C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा? C6H10 का बोला है, C6H10 का। तो ये कौन सा हो गया अभी? ये तो यहाँ पे C6H10, तो इसमें ये कौन सी श्रेणी का? ये एल्काइन श्रेणी का हो जाएगा अभी। एल्काइन श्रेणी में कार्बन, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला भी बहुत बार पूछ लेता है, CnH2n-2 होता है। भी इसमें 2 कार्बन है वो कम किए गए हैं, हाइड्रोजन है वो कम किए गए हैं। तो ये क्या बन जाएगा? हेक्साइन बन जाएगा, हेक्साइन बन जाएगा। और अगला इसका क्या हो जाएगा? हेप्टाइन हो जाएगा। अगला हेप्टाइन होगा। तो C6 के बाद में क्या आएगा? C7 आएगा। C7 आएगा तो 7 दूनी 14, 2 कार्बन कम होंगे तो इसमें हो जाएगा C7H12 हो जाएगा। यानी एक तो होता है एल्केन श्रेणी होती है, एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। ये एल्काइन, तो एल्किन का तो होता है CnH2n+2 होता है और एल्किन का क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला भी याद रखना। तो ये एल्काइन श्रेणी का है, ये जो यौगिक है ये एल्काइन श्रेणी का है और एल्काइन श्रेणी में ही अगला बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C7 और H12, C7H12 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि 2 संख्याओं का औसत है वो 26 है और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बता दो कितनी होगी। 2 संख्याओं का औसत 26 है तो यहाँ पे कुल योग कितना हो जाएगा 2 संख्याओं का? तो 52 हो जाएगा, 26 दुए। उसमें एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 0 और 5 में से 1 गया 40, तो दूसरी संख्या 40, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन में पहली शर्त है यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला तत्व एक प्रतीक है, नहीं है जी, विषम संख्या है। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, एकदम सही है। तो पहले और अंतिम को इस कोड से डिनोट किया जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा तत्व दोनों पूर्ण वर्ग है तो ये नहीं है। तो दूसरी कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसमें 3 को पहले और लास्ट को इस कोड से डिनोट करना है। उसके बाद में बराबर को ये F लिखेगा और उसके बाद में इस साइन को, यानी फिर 2 को क्या लिखेगा भाई? X लिखेगा और @ को D लिखेगा और उसके बाद में 8 को ये लिखेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर है वो ये हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, आगे चलते हैं नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पहली कंडीशन देखिएगा, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, नहीं है, पहली कंडीशन लागू। दूसरा, पहला तत्व एक विषम संख्या है, ठीक है, और पहला तत्व एक विषम संख्या है तो पहले और अंतिम के लिए ये कोड अनिवार्य कर दिए गए हैं। अगला देखो भी, यदि दूसरा और तीसरा तत्व दोनों पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो यहाँ पे पहले के लिए ये कोड है और दूसरे के लिए क्या है, इस प्रकार से है। यहाँ पे हैज को क्या लिखेगा भी? हैज को F लिखेगा। क्रेट को क्या लिखेगा? तो L लिखेगा। और 2 को क्या लिखेगा? X लिखेगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ये, तो आपका आंसर हो जाएगा ये FLX, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 4 नंबर ऑप्शन ये और राइट आंसर। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 6 मित्र अरुण,
सुरेश, राहुल, प्रियंका, दिलन और हिबा ने एक ऑनलाइन परीक्षा दी। उस परीक्षा में सभी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए। सुरेश ने प्रियंका से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सुरेश ने प्रियंका से अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु अरुण से कम अंक प्राप्त किए। हिबा को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। हिबा है उसको सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। दिलन ने राहुल से कम अंक प्राप्त किए हैं। दिलन ने राहुल से कम अंक प्राप्त किए हैं। अरुण ने प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये जो अरुण है इसने प्रियंका और राहुल दोनों से क्या है, अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो इन 6 मित्रों में सबसे सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो अरुण ने। और यही बोल रहा है भी अरुण ने राहुल और प्रियंका से अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो अरुण ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है। यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग कितना होगा, ये आपको बताना है। तो पहले इसको अवरोही क्रम में कोड करो। अवरोही क्रम में करेंगे तो 8, 9, 8, 7 और 2, 5 है। उसके बाद में 4 नहीं है बीच में, और फिर 3 है, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, बाएं से दूसरा 8 आ गया, और उसके बाद में बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा कौन है, 2 है। 8 और 2 10, दोनों का योग करना है, तो 10 आपका राइट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखो भी, प्रावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है, तो सभी के लिए सत्य है भी। प्रावर्तन के नियम है वो सभी पे लागू होते हैं, यानी ए, बी और सी, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो तीनों आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आता है बजट का। केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो 1950-51 में किया गया था। 1950-51 में किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन देखो भी। 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, संदर्भ में कपास का कॉटन टन ईयर्स के अंदर दिया गया है। 2017 की तुलना में 2020 में कपास के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आपको ये दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, शायद जूम कर देते हैं अभी। अब इसने क्या बोला है, 2017 में इसने 32 है, यहाँ पे 32 है भी, 2017 में 32 है और 2020 में 41 है। तो 2017 की तुलना में 2020 में कपास के उत्पादन में लगभग कितने की वृद्धि हुई है, प्रतिशत में बतानी है। तो 32 से 41 चला गया, 32 से 41 चला गया, तो कितने की वृद्धि हो गई ये, तो 32 और 8 40 और 1 9 हो गया, 9 की वृद्धि होगी कितने पे, तो 32 पे, इंटू क्या कर दो, प्रतिशत निकालना है 100 से, तो 8 चौके 32 और 25 चौके 100, तो यहाँ पे आपके पास में 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 225, और अपॉन में 8 2 16, बच गया कितना 6 65, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 हो गया, लगभग 28 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग क्या है 28 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे 28.12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है 28 का, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है वो 100 नंबर क्वेश्चन है। बढ़िया तरीके से समझना भी इसको। इस प्रकार से भाग विधि से आपको क्या है, इसका वर्गमूल निकालना आना चाहिए भी। 43 321, ये 43 है और 321 है। इस प्रकार से इसको बनाना है। 2 के पेयर बनाओ, पेयर बनाओगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, आपके 1 बचेगा, तो पहले 1 से 1 आ गया, और उसके बाद में 1 ये बच गया आपके पास में, 1 और 1 ये ऐड होगा, जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 0 बच गया, जोड़े के रूप में संख्या उतरेगी तो 23 के रूप में उतर जाएगी। अब यहाँ पे कितने से मल्टीपल करूँ, 1 से 1, और यहाँ पे 1 से, तो 21 एकम 21, तो 21 आ गया, कितना बच गया 2, 21 में 1 जोड़ा तो 22 हो गया। अब अपने जोड़े के रूप में आगे संख्या उतारो, 43 आ गया, अब 43 है वो, उसके बाद में आगे यहाँ पे कितने से मल्टीपल करें, कि 243 हो जाए, तो मैं 221 को 1 से कर दूं, यानी 1 लगा दूं यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना हो जाएगा भाई 221 बच गया, कितना बच गया अपने पास में 2 2 और आगे कितना है, आगे जोड़े के रूप में उतरेगी तो 21। अब यहाँ पे ये कितना आ गया 2 2 और 2। अब कितने से मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो 1 से करवाऊंगा तो 2 2 2 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 11 11 11 11 का ये क्या है वर्ग है, तो ये 11 11 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी 11 11 का स्क्वायर है वो कितना होता है 123 43 21। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आई होप आज हमने एक पेपर और कंप्लीट कर लिया और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपको ईजिली तरीके से समझ में आया होगा। भी अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो वो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करके कम्युनिटी टैब में लगा देते हैं भी। ठीक है, कम्युनिटी टैब में लगा देते हैं तो वो आप वहाँ से देख लेना, इसकी अलग से तो कोई क्लास लगेगी नहीं, भी कम्युनिटी टैब में लगा देते हैं उसको सोल्व करके और उसको देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा। तो आज हमने 24 अगस्त 2022 को जितने भी पेपर हुए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। हमने 15 क्लासें हैं वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो 16 नंबर क्लास होगी अपनी, वो क्लास है वो 25 अगस्त 2022 को पहले पेपर पर होगी। तो आज हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, एक पेपर कंप्लीट किया है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको इजीली तरीके से समझ में आया होगा। क्लास आपको कैसी लगी है अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। भी अच्छी लगी है तो दिल से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, यानी लाइक और शेयर होना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।